ट्रिक में याद क्या क्या होंगे? हीना, नीना और कटरीना के जेरोक्स रीना। हीना, नीना और कटरीना के जेरोक्स रीना। इसी के सारे 7 को जो है सो तत्व हैं जो अक्रिया गैस कहलाते हैं, और उसी को ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद किए होंगे। और हम भी आपको ट्रिक के माध्यम से सारे तत्वों को याद करने का तरीका बताएंगे कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। हर एक तत्व का जो विशेष गुण है उन गुणों के बारे में बताएंगे। कौन सी ऐसी धातु है या फिर कौन सी ऐसी तत्व है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जबकि आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि केवल सोडियम आप लोग रटे होंगे। सोडियम आंसर सही है, लेकिन इसके अलावा और भी तत्व हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वो तब आपको स्पष्ट होगा जब पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से समझेंगे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने वाले हैं, आवर्त सारणी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। यह रीढ़ की हड्डी की तरह जिस प्रकार से एक मानव का शरीर रीढ़ की हड्डियों पर टिका हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री जो है वो आवर्त सारणी के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग जो है से इसको अच्छे से समझिए, सीखिए, पूरे वीडियो को देखिए, हर बात आपका क्लियर हो जाने वाला है। और हम आज जो है सो जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का एकदम E to Z बातें, एक एक बातों पर डिस्कशन करेंगे और आपको समझाएंगे। और उम्मीद है कि आप सीख ही जाएंगे। कहीं भी आप पढ़े होंगे, कहीं से अगर समझ में नहीं आया होगा तो यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको आवर्त सारणी से डर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें E to Z बातें, छोटी से छोटी बातों पर भी हम जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, मेरा यकीन मानिए आपको जो है सो हर बात समझ में आ जाएगा। लेकिन करना यही होगा कि आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना होगा। समझ गए ना? तो चलिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, इसका इतिहास के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि आवर्त सारणी का इतिहास क्या है ना? आवर्त सारणी का इतिहास कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आवर्त सारणी शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो क्यों हुआ और किस आधार पे हुआ, इसके बारे में जानिए। क्योंकि हमने आपको बताया है कि जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का, यानी कि हीरो लेवल तक का हर एक बातों को आपको सामने रखेंगे, ठीक है ना? समझाएंगे हर चीज़ों को। तो इसका इतिहास का मतलब ये है कि जिस वक्त हमारे सामने बहुत सारे तत्व की खोज नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत मात्रा में खोज हो चुका था, जैसे कि आप कह सकते हैं कि 20-25 की संख्या में तत्वों की खोज हो चुके थे। तो उस वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये था कि जो भी बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी जाते थे, ट्यूशन में, कोचिंग में पढ़ने के लिए, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये रहता था कि इन सारे तत्वों में कौन से धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है, इसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता था, कठिन हुआ करता था। अगर केवल उसको इतना बताया जाता कि केवल तत्वों का नाम याद कर लीजिए तो कुछ हद तक बच्चों के लिए आसान हो सकता था कि उसको रट के जो है सो याद किया जा सकता था, और याद कर भी लेते बच्चे सब। क्योंकि उतना माइकल जैक्सन है आज के समय में भी सारे बच्चे जो कम से कम याद तो कर ही सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह हो जाता है कि उसके गुण जब पूछा जाता है ना कि ये तत्व, ये जो है सो धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, तो उसके बारे में जो है सो फाइंड करना बड़ा ही दिक्कत हो जाता था शुरू के समय में भी, सारे बच्चे पढ़ने वालों के भी। तो उसके सामने एक उलझन सा रहता था कि क्यों ना इन सारे तत्वों को एक अलग से डायग्राम बना करके सुटेबल तरीके से इसको सजाया जाए, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये जो है सो सारे तत्व, ये सारे तत्व जो है सो धातु होगा और ये सारे तत्व जो है सो अधातु होगा, और कुछ बचा हुआ होगा जो धातु के रूप में जाना जाएगा। लेकिन उस वक्त इसका सिस्टमेटिक तरीका से कोई भी अध्ययन नहीं किया गया था, जिसके कारण जो है सो इसमें बहुत सारे उलझने हुआ करता था। तो इसका इतिहास ये रहा। इसी के बीच एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम होता है डोबेर्नर। अब डोबेर्नर साहब का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है सो यही डोबेर्नर जी से ही स्टार्ट होती है, और यही जो है सो स्टार्ट करते हैं इसको पीरियोडिक टेबल के रूप में सजाने के। जितने भी तत्व उस वक्त ज्ञात था उन सारे तत्वों को सजाने का प्रयास किया जा रहा था। तो पहला व्यक्ति है, साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है डोबेर्नर। इन्होंने जो है इन तत्वों को सजाने का काम किया। तो इस व्यक्ति का नाम पहले लिख लेते हैं, डोबेर्नर। डोबेर्नर है, डोबेराइन भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ
मिल जाएगा अगर कहीं किताब में पढ़ते हैं तो, बट नाम में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। डोबेर्नर, अब डोबेर्नर साहब जो हैं इनके सामने जो तत्व ज्ञात था उस वक्त के समय में, उन तत्वों को ये सजाने का प्रयास किए। तो प्रयास किए तो उन्होंने देखे कि यह जो है सो एक त्रिक नियम देते हैं, त्रिक नियम है ना, डोबेर्नर साहब का ही नियम है त्रिक नियम। तो त्रिक नियम कहने का मतलब तीन तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान के आधार पर ये सजाने की कोशिश से कर रहे हैं। तो तीन तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें से दो तत्व जो बगल बगल होगी, उन तत्वों की परमाणु द्रव्यमान का जो औसत मान होगा वो उसके मध्य वाले परमाणु द्रव्यमान के भार के बराबर होगा, ऐसा इसने कहा था। अब इसका एक उदाहरण हम आपको देकर के बताते हैं कि आखिर उन्होंने किन तत्वों को सजाने की कोशिश से किए थे। तो जैसा कि देखिए इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या देखे, तीन तत्वों को लेना था। तो एक तत्व इन्होंने ले लिया लिथियम, दूसरे तत्व इन्होंने ले लिया पोटेशियम, Li फॉर लिथियम और K फॉर पोटेशियम, और इन दोनों पर जो है सो परमाणु की द्रव्यमान लिख लिए इन्होंने। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 7 और इसकी जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ये देखिए ये कितना है, इसकी परमाणु संख्या 19 होता है। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है सो उसके सीधा दोगुना होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात भी किया जाता है, वो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, उसमें सीख लीजिएगा। फिलहाल इसको आपको समझना है कि इसका अगर 19 है तो 19 दूना 38, लेकिन इसमें एक बढ़ जाता है, मतलब 39 इसका रहता है परमाणु द्रव्यमान। तो इन्होंने देखा क्या कि दो जो है सो परमाणु लिए, इसकी परमाणु द्रव्यमान 7 लिख लिया लिथियम का, और इसकी परमाणु द्रव्यमान जो है सो 39 है, 39 है, इसको भी इन्होंने लिख लिए। अब उसके बाद क्या किया कि इन दोनों परमाणुओं की जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को जोड़ के औसत उसको निकाल लिया। तो औसत निकाले तो निकल के कितना आया, जरा आप लोग भी इसका करके देख लीजिए। जैसे 7 है इसका और इसका 39 है, और औसत का मतलब उसमें भाग लगाना उसमें 2 से, ठीक है, दो नंबर है तो 2 से भाग लगा दिए। उसके बाद देखिए इसको जब हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है कितना, तो 46, और 46 में भाग लगा देना है 2 से, तो 23 दूनी 46 तो कट जाएगा ना, तो आ गया कितना रिजल्ट, 23। तो 23 आप याद रखिए कि 23 परमाणु द्रव्यमान कितना किसका होता है, तो आप बताएंगे सोडियम का होता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो इस प्रकार से जो है सो डोबेर्नर साहब ने 3 तत्वों को सजाया, और 3 तत्वों को सजाने में ये सफलता प्राप्त कर लिए थे। मात्र 3 ही तत्वों को सजा पाए, इसके अलावे और भी सेट करते रह गए उन्होंने, उनसे और किन्हीं अन्य प्रकार के तत्वों को सजावटी नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने 3 तत्वों को सजाया, इसलिए इसका नाम जो है सो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में यही किए इस तत्वों को सजाने का काम, जो पीरियोडिक टेबल का जन्म यहाँ से हम मान सकते हैं कि यहीं से जो है पीरियोडिक टेबल का उत्पत्ति हो रही है धीरे धीरे। शुरुआती में असफलता ही सही, लेकिन जो भी सफलता मिला उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जीरो से हम आपको बताने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल का मतलब आप लोग सीधा चले आते हैं कहाँ, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले साहब द्वारा दिया गया है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और इसलिए कभी कभी क्या होता है कि डीपी में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप जो है उसमें अटक जाते हैं, आपसे सवाल नहीं बन पाता, इसलिए हम इसको स्टार्ट से, इसके इतिहास से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये त्रिक नियम आपने जान लिया किसके अनुसार था, डोबेर्नर साहब के। तो आपको ध्यान में रखना है कि डोबेर्नर जी द्वारा जो 3 तत्वों को, 3 परमाणुओं को जो सजाया गया था, वो 3 परमाणु कौन है, तो आपको यही बताना है कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, जिसमें कि लिथियम जो है इधर रखे, पोटेशियम को इधर रखे, और इस दोनों का जो द्रव्यमान था उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा लिए, मतलब इसका औसत निकाले। तो औसत इसका 23 आया, जो कि सोडियम का होता है परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ पे सोडियम रख दिया गया। ये 3 तत्व क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये तो 3 तत्व तक ही सफलता ग्रहण किए, इसके बाद एक अगला साइंटिस्ट और आते हैं, उनका नाम है, ये न्यूलैंड है, ये दूसरा वैज्ञानिक है, ठीक है ना। ये भी जो है सो सारे तत्वों को सजाने का काम करते हैं, जितने भी तत्व ज्ञात हैं उन तत्वों को ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको पीरियोडिक टेबल जो है सो स्टेब्लिश कर दें, यानी कि अच्छे ढंग से सजा दें। तो इनका जो नियम था वो अष्टक नियम देते हैं। इनका तो था त्रिक नियम और इनका है अष्टक नियम। अष्टक नियम कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है सो 8 तत्वों को सजाया, 8 तत्वों का ग्रुप बनाया और उन तत्वों को सजाने की प्रयास किया, और इसमें जो है सो इन्होंने भी सफलता पाया, लेकिन बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन डोबेर्नर जी से कुछ ज़्यादा जरूर सफलता इसको मिला।
क्योंकि इन्होंने जो 8 तत्वों को सजाया वो संगीत के आधार पर सजाया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संगीत में एक स्वर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार से होता है सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, समझ रहे हैं ना। तो इसको जो है सो उसी आधार पर इन्होंने सजाने की काम किया, अष्टक के आधार पर। तो इन्होंने लिखा क्या, सा रे ग म प ध नि सा, इस प्रकार से जो है सो इन्होंने लिख लिया। संगीत के आधार पर ही इन्होंने क्या किए, तत्वों को सजाने का काम किए। तो क्या कैसे सजाए जरा उसको समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे कॉलम बना रहे हैं सारे में, और कैसे कैसे उन्होंने सजाए हैं वही चीज़ आपको जो है सो यहाँ पे समझना है। तो ये जो है सो हमने उनके अनुसार बना लिया। अब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वो स्टार्ट के, देखिए 8 को हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सा से सा तो सा से स्टार्ट किए और फिर सा पे जाकर के अंत कर गए। तो ये 8 कॉलम इस प्रकार से बना लिए इन्होंने। अब उसके बाद इसमें जब एलिमेंट को सजाने का काम किए तो उन्होंने जो है सो सबसे पहले यहाँ पर रख लिए हाइड्रोजन को, और यहाँ पे लास्ट में आकर के रख लिए हीलियम। क्योंकि आप लोग जो परमाणु संख्या को याद किए होंगे तो उसमें आपको एक क्रम दिया जाता होगा कि क्रम से आप याद रखिए। अगर नहीं भी याद है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, है ना, मैग्नीशियम। इस प्रकार से आपको कम से कम 25 से 30 तत्वों का नाम जो है सो याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है सो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो यकीन मानिए आपको अंदर से एक अलग ही प्रकार का फीलिंग आएगा और आपको लगेगा कि नहीं वाकई में हम अब जो है सो केमिस्ट्री को सीख रहे हैं। क्योंकि पहले आपको कठिन लग सकता था अगर इसको याद नहीं रखते हैं तो देखिए उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, फिर से उन्होंने क्या किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम 11, मैग्नीशियम के बाद आप क्या कह सकते हैं, इसमें आपका आ जाएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक या सल्फर, और उसके बाद जो है सो सल्फर के बाद एल्युमिनियम तो यहाँ आ गया ना, ये एल्युमिनियम नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक और क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर 17 होता है क्लोरीन, और 18 में आर्गन हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो 18 के बाद 19 में आ जाएगा आपका पोटेशियम, और 20 में आ जाएगा आपका कैल्शियम। तो इस प्रकार से जो है सो उन्होंने सजाने की कामें किए थे, और 20 तत्वों तक ही उन्होंने सफलतापूर्वक सजा पाए, और इसके अलावे जो है सो और इनसे नहीं सज पाए। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि न्यूलैंड जी जो अपने अष्टक नियम में जो तत्वों को सजाया है वो किन तत्वों तक इनका जो मान है वो वैलिड रहता है, तो आपको बताना है कि कैल्शियम तक। और इस प्रकार से जो है सो उन्होंने न्यूलैंड ने जो है सो तत्वों को सजाने का काम किए थे। तो न्यूलैंड के अनुसार जो अष्टक नियम है, आवर्त सारणी को सजाने का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसमें ध्यान ये भी रखना है कि जो है न्यूलैंड के अनुसार कितने तत्वों को इन्होंने सजा पाए। तो आपको देखना है कि कैल्शियम तक 20 इसकी परमाणु संख्या होता है, मतलब 20 तत्वों को, 20 परमाणुओं को इन्होंने सजाया था। हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर या गंधक, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक इन्होंने अच्छे से सफलतापूर्वक जो है सो इसको सजा पाए। लेकिन उस वक्त जो है सो और भी बहुत सारे तत्व जो ज्ञात थे, उन सारे तत्वों में ये गुण देखने को नहीं मिला था, तो यहीं तक इन्होंने सजा पाए थे। और इस प्रकार से जो है सो न्यूलैंड ने जो है सो इतने सारे तत्वों को, 20 तत्वों को सजा दिए, और इसके बाद के जो भी तत्व है वो जो है सो इन्होंने नहीं सजा पाए थे। समझ गए ना। तो यह जो है सो ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड के अनुसार कितने तत्वों को सजाया गया, तो 20 के कौन से तत्वों तक ही ये जो है सो वैलिड रहता है, तो कैल्शियम तक रहता है। इसको आपको ध्यान में रखना है।
अब इसके बाद इतने तत्वों को जब सजा दिया गया था इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा, पहले तो इनका नाम बहुत हो गया था क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही 3 ही तत्वों को भले ही सजा लिए, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने ही की, इसलिए इनका नाम बहुत अच्छा हुआ था डोवेनर का। और उसके बाद जब इनसे ज़्यादा ये 20 तत्वों को सजा दिए थे तो उस वक्त की संख्या में 40 से 50 की संख्या में जो है सो तत्व ज्ञात ही था। तो उस वक्त जो है सो अगर 20 तत्वों को सजा दिया गया था तो बच्चों को पढ़ना कहीं ना कहीं बहुत ही आसान हो गया था। वो सोच रहे थे कि नहीं अब जो है सो बहुत अच्छा हो गया है कि कुछ तत्वों को हम आसानी ढंग से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं इसकी प्रवृत्ति के बारे में, गुणों के बारे में। इसके बाद जो अगला वैज्ञानिक आते हैं इसको और भी अच्छे, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय गुजरता गया और विभिन्न प्रकार के तत्वों की खोज होते गया और आज के समय में हम लोग जानते हैं कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कहीं कहीं पर आप देखिएगा तो 120, 21 इस प्रकार से भी देखने को मिल जाता है, लेकिन पुरानी किताब में अगर आप देखिएगा तो 118 तत्व लिखा हुआ जिसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी मिला करके है। तो इतने तत्व आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है सो एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम होता है क्या चीज, तो मेंडलीफ होता है। 3 नंबर में कौन व्यक्ति आते हैं, मेंडलीफ। आप यहाँ लिख लेते हैं मेंडलीफ। अब मेंडलीफ साहब जो आ जाते हैं तो यह भी जो है सो जो आवर्त सारणी को सजाने का काम करते हैं, तत्वों को, परमाणुओं को सजाने का ये भी जो है सो प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा इनका भी प्रयास रहता है। यह जो है सो एक प्रोफेसर भी होते हैं कॉलेज के, और प्रोफेसर होने के साथ साथ जब ये स्कूल में मतलब कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो बच्चे जो है सो इनसे भी पूछ देते हैं कि सर इतने सारे जो है सो एलिमेंट हमारे सामने आ चुकी है, परमाणु आ चुकी है, इनको एक सजाने का क्यों ना कोई अच्छा सा तरीका आपको ढूंढना चाहिए जिसके आधार पर कि हम लोगों को पढ़ना आसान हो जाए। तो इन्होंने भी अपना एक नियम दिए थे जो मेंडलीफ का नियम कहलाता है, और यह जो है सो इनके अनुसार आवर्त की जो संख्या होती है वो 7 माना जाता है और वर्ग जो होती है वो 9 होती है। वर्ग 9 होती है और आवर्त कितनी होती है, तो 7 होती है। किन के अनुसार होती है, तो आपको ध्यान में रखना, मेंडलीफ के अनुसार आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 9 होती है। अब आवर्त क्या होता है, तो आवर्त के लिए बताना है कि जो क्षैतिज कतार होती है ना, उस कतारों की जो संख्या होती है उसको आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर जो कतार होती है उसको वर्ग कहते हैं। तो इन्होंने 9 गो वर्ग बनाया था और 7 गो जो है सो आवर्त बनाया था। तो यह जो है सो मेंडलीफ के अनुसार है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ बहुत अच्छा और भी बताए थे इन्होंने एक बात बताए थे कि इसका जो परमाणु संख्या है, ये परमाणु जो है उनका जो भौतिक और रासायनिक गुण जो होती है वो इसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, ये बताया। परमाणु द्रव्यमान पे फोकस करना है, क्योंकि अभी तक जितने भी ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक ने जो आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किए हैं ना, वो सब के सब जो है सो परमाणु द्रव्यमान पे सजाने की प्रयास किए हैं। इसमें भी देख लीजिए ये द्रव्यमान पे ही सजाया गया है, ये भी द्रव्यमान पे ही सजाया है और ये भी जो है सो द्रव्यमान पे ही सजाए हैं। इसलिए इन लोगों से ज़्यादा हद तक विशेषता जो है सो कामयाबी हासिल नहीं हो सका। और आज के समय में जो हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, वो आधुनिक पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, जो कि मोसले द्वारा दिया गया है। मोसले द्वारा, है ना। तो चौथे नंबर पे जो आते हैं वो मोसले जी आते हैं, और इनके द्वारा ही जो है मोसले, यह जो है सो एकदम पूरा परफेक्ट रूप से जो है, परफेक्ट रूप से तो नहीं, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ तो रह ही जाता है, लेकिन नगण्य मात्रा में इसमें जो है सो अशुद्धियाँ देखने को मिलता है। और बहुत हद तक जो है सो 99% तक जो है सो इन्होंने आवर्त सारणी को सुटेबल तरीके से सजा दिए, सारे तत्वों को, सारे एलिमेंटों को। तो इनके अनुसार जो है सो आज के समय में हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ना। इनके अनुसार ही आप लोग जानते हैं कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताते हैं आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18, ये आप बताते हैं। तो ये चीज़ जो है सो आज की इस वीडियो में हम आगे की प्रोसेस को बढ़ाते हुए हम मोसले के जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका डायग्राम बनाने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ये होते हैं कि केवल और केवल पीपीटी के तौर पे जो है सो इसका जो है सो डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से उसका आवर्त सारणी को, और उसके बाद जैसे बताना और समझाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम आपको जो है सो मेहनत पे, यानी कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो आपके हम कर्म पर विश्वास करते हैं, ना कि डाउनलोड कीजिए और एक नज़र देख लीजिए, झलका लीजिए और झलकता हुआ चीज़ झलकते हुए ही रह जाता है, आपके दिमाग में नहीं आ पाता है। तो आपके दिमाग में तब आएगा जब आप उसको खुद से मेहनत करके उसको सीखेंगे, बनाएंगे, तब जाकर के आपको सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब मोसले के द्वारा थोड़ा विस्तारित रूप से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसी के अनुसार अभी जो है सो आपको
पीरियोडिक टेबल बना करके भी बताएंगे, उनके सारे एलिमेंट्स को भी सजाएंगे। उसके बाद इसी में कौन से ग्रुप में जो है सो हेलोजन ग्रुप का तत्व है, उसके बाद कौन से जो है सो निष्क्रिय गैस है या निष्क्रिय तत्व है ना, इन तमाम चीज़ों के बारे में, किसका आकार कैसा होता है, आवर्त सारणी में जो है सो किस तरफ धातु को रखा गया, किस तरफ अधातु को रखा गया है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और बढ़ने के बाद जो है सो धातु एक गिन बढ़ता है कि घटता है कि जो है सो अपरिवर्तित रहता है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन तमाम सारे क्वेश्चनों को जो है सो आपको सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत ही आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर ठोक लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो हमेशा आपके जो है सो मिलता रहे। समझ आ गया ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्टली जो नियम आपको बताया जा रहा है अभी वो मोस्टली के अनुसार होगा, और इन्हीं के अनुसार आपको सीखना है कि आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। तो केवल गिनती आपको याद ही नहीं रखना है, बल्कि आपको आंखों से देखना है कि कैसे इन्होंने 7 आवर्त को बनाया और कैसे इन्होंने 18 तत्वों को सजाया, उसके बारे में आपको यहाँ पे समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं डायग्राम बनाना, और आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसका डायग्राम बनाइए, आप खुद से बनाइए, क्योंकि अपने जो है सो हाथों की ताकतों पे आप जो है सो यकीन कीजिए, दूसरे की बदौलत नहीं रहना है आपको। समझ रहे हैं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने जो सजाए, यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं कि 7 जो है सो क्या सजाए थे, आवर्त। तो आवर्त क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आवर्त जो देखिएगा आप लोग क्षैतिज कतार में जो रेखाएं होती है, क्षैतिज का मतलब सोया हुआ लाइन जो होती है क्षैतिज होती है, और ऊपर से नीचे की ओर जो खींची जाती है लाइन, उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। तो जो क्षैतिज लाइन होती है उसी को उन्होंने आवर्त कहे, और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होती है उसको उन्होंने वर्ग कहे। तो वर्गों की संख्या इन्होंने 18 बताया, और कतारों की संख्या, क्षैतिज कतारों की संख्या मतलब आवर्त की संख्या इन्होंने 7 बताया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे इन्होंने सजा पाए। तो चलिए देखिए, तो ये पर इस प्रकार से जैसे इसमें कितना सजा लिया, तो उन्होंने 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 को जो है सो इन्होंने बना लिए आवर्तों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसका एक कॉलम को, एक जो सेल है उसको छोड़ते हुए नीचे उतर जाना है। आप लोगों को भी ऐसे ऐसे करके बनाते रहना है, ताकि आप भी अच्छे से सीख जाएंगे। कोई भारी है ही नहीं, क्योंकि डायग्राम आप लोग केवल बना हुआ देखते होंगे, खुद से बनाने के आज तक प्रयास नहीं किए हैं, इसलिए आपसे नहीं बन पाता होगा। यकीन मानिए अगर आप खुद से प्रयास करेंगे ना बनाने का, तो आपसे बन भी जाएगा, और आपसे बेहतरीन आवर्त सारणी का नॉलेज रखने वाला कोई भी जो है सो व्यक्ति नहीं होगा स्टूडेंट में। इसलिए कहते हैं इसको अच्छे से समझिए। तो एक सीढ़ी उतर गए, तो इसमें 6 जो है सो आपको सेल बनाना है। उसके बाद अगले स्टेप में जब चलेंगे तो 2 सीढ़ी नीचे उतरते हुए और लंबी लंबी लाइन खींच देना है, क्योंकि यही से जो है सो बहुत सारे तत्वों को सजाना है इस प्रकार से। और लास्ट में जो रहेगा ना वो आप 3 तक ही चलेंगे, इसलिए इसको छोटा कहते हैं, क्योंकि लास्ट वाला 7वां जो आवर्त है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें बहुत सारे तत्वों को अभी खोजा जा रहा है, खोज किया ही जा रहा है, और सारे तत्वों को इस अपर्याप्त जो है सो आवर्तों में धीरे धीरे सजाते जा रहे हैं, इसलिए इसको अपर्याप्त हम लोग मानते हैं। तो आपसे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस आवर्त को अपर्याप्त रखा गया है या अपर्याप्त माना जाता है, तो 7वें आवर्त को अपर्याप्त माना जाता है। ध्यान में रखना है आपको, यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर एक बातों को समझिए, स्किप वीडियो को बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि स्किप करने से क्या होगा कि हो सकता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वही चीज़ आपका गायब हो जाएगा, तो फिर यूजलेस हो जाएगा। हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जो है सो कॉलम बनाना है, 1 2 3 यहाँ तक आ गए। उसके बाद इसमें देखिए ऊपर से हम क्या करते हैं, इसको 1A कहते हैं, इसको जो हम नाम देते हैं तो 1A, इसका नाम इस 1A, इस जो है सो हम आवर्त का नाम क्या देंगे, सॉरी ये जो है क्या वर्ग है, तो पहला वर्ग 1A होगा, और इसको हम 2A कहेंगे, 2A। उसके बाद जब नीचे उतर जाएंगे तो यहाँ से 2 के बाद 3, और ये B स्टार्ट हो जाता है, इसका नाम B देते हैं हम लोग, और यहाँ से चले आएंगे तो 4B, और ये हो जाएगा 5B। यहाँ तक आपको कंटिन्यू बनाना है, और उसके बाद आगे जो होगा अब ये तो अपर्याप्त रहेगा, और आगे जब चलेंगे तो ये जो है सो नाम ही इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 5 के बाद कितना लिखना है आपको, 6B, उसके बाद 7B, और 8B जो है ना
वो जो है सो 3 भागों में बटा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसको पहले सजा लेंगे हम लोग, ये आ गया 5 6 7 और 8 को 3 भागों में बांटना है, तो 1 2 3 और टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम क्या कहते हैं 8 ही जो है सो आपको क्या करना है, तो आवर्त तो ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 और 2 तो बचा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से 3b से स्टार्ट हुआ है, तो 1 बचा हुआ, तो इसको 1b और इसको क्या कहेंगे तो 2b, 1b और इसको क्या कहेंगे तो 2b कहेंगे। 2b तक आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको स्टेप ऊपर चल जाना है। ऊपर चले जाने का मतलब ये हुआ कि b का स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गया और a का जो स्टेप है वो 1a और 2a तक ही बना हुआ है। उसका जो है सो 3a 4a 5a ये सब बचा हुआ, तो इसको जो है सो आपको क्या करना होगा, 2 स्टेप को ऊपर उठा लेना, क्योंकि यहाँ से 2 स्टेप हमने नीचे उतरे थे, तो यहाँ से 2 स्टेप हम क्या करेंगे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये ऊपर चढ़ गए और इसको इस प्रकार से लंबा खींच देना है। ठीक, आप लोग भी ऐसे ऐसे बनाते रहिए, बन जाएगा आपसे, कोई भारी नहीं है। और इसको मिला दीजिए आप लोग, है ना, सबको मिला दीजिए। कहाँ तक मिलाना है ये तो पता चल ही जाएगा। यहाँ से अब इसका नाम लिखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ से 2a के बाद यहाँ क्या लिखेंगे 3a और ये हो जाएगा 4a 5a 6a 7a और इसको हम 8a कहते हैं। और 8a में जो होता है एक स्टेप ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप लास्ट में था ना, तो वो एक स्टेप यहाँ से ऊपर चढ़ेगा और इसी को हम 8a या शून्य ग्रुप के जैसे एलिमेंट मानते हैं, a शून्य या फिर 8a शून्य ही मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है सो आपको एलिमेंट्स को सजाना है डायग्राम बना बना करके इस प्रकार से। अब इसमें देखिए आपको जो हमने काउंटिंग करने के लिए बताया कि आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। आपको बगल में लिख लेते हैं, आवर्त बराबर 7 और वर्ग का मान कितना होता है तो 18। अब इसको गिनती कीजिए, तो ये आवर्त तो स्पष्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त की संख्या तो 7 पूर्ण गया, क्योंकि आवर्त जो होती है वो क्षैतिज कतार ही होती है, जो सोया लाइन होती है उसी को हम लोग आवर्त कहते हैं। तो आवर्तों की संख्या कितनी है 7 है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब 18 वर्ग है। वर्ग क्या होती है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की संख्या यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 3 गो, ये 8b को हम अकेले नहीं मानेंगे, 7 के बाद 8 9 10 ऐसे काउंट करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 कितना पुर गया 18 पुर गया। इसका नंबरिंग अगर करना चाहेंगे तो चलिए नंबरिंग भी दे सकते हैं। इसको नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आपको इसको रखना है 8 9 10 ऐसे करके। इसको अकेला गिनती करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको 3 भागों में बांट कर तब गिनती करना है। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, तो क्या देख लिया हमने, इसमें 18 को वर्ग भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ये किसके अनुसार है तो आपको ध्यान में रखना, ये मोस्ले के अकॉर्डिंग है। तो मोस्ले के अकॉर्डिंग जो आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। लेकिन इसके अलावे 2 और आपको कॉलम बनाना है नीचे से। इसमें जो है से एक होता है लेंथेनाइट और दूसरे होता है एक्टेनाइट, तो इसको भी बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोग लेंथेनाइट करते हैं, लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स। ठीक है, और इसमें जो संख्या होती है वो 14 होते हैं, तो 14 को आप बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 गिनती कीजिए। 14 पूरा क्या, तो गिनती कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फुट गया ना। तो ये भी जो है सो ये 5वां ग्रुप का होता है, 5वां जो है सो आवर्त का है और ये 7वां ये उसी का भाग है। इसको आपको ध्यान में रखना है।
तो इस प्रकार से हमने आज क्या किया कि डायग्राम को केवल कंप्लीट करने की कोशिश से किए हैं कि किस प्रकार से आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं। इसी में आपको अक्रिया गैस का पूछा जाएगा, तो इसी में आपको ध्यान में रखना है कि 0 ग्रुप या 18वें ग्रुप जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय तत्व कहते हैं। इसी में आप लोग एक ट्रिक भी याद किए होंगे, एक सेकेंड, हाँ ट्रिक भी जो है इसमें आप लोग जो है सो याद किए भी होंगे। इसको पूरा कर लीजिए पहले, ये हो गया इसे। तो ट्रिक भी याद क्या किए होंगे, हीना, नीना और कटरीना के जिरोक्स रीना। हीना, नीना और कटरीना के जिरोक्स रीना। इसी के सारे 7 को जो है सो तत्व हैं जो अक्रिया गैस कहलाते हैं, और उसी को ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद किए होंगे। और हम भी आपको ट्रिक के माध्यम से सारे तत्वों को याद करने का तरीका बताएंगे कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। हर एक तत्व का जो विशेष गुण है, उन गुणों के बारे में बताएंगे। कौन सी ऐसी धातु है या फिर कौन सी ऐसे तत्व है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जबकि आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि केवल सोडियम आप लोग रटे होंगे। सोडियम आंसर सही है, लेकिन इसके अलावा और भी तत्व हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वो तब आपको स्पष्ट होगा जब पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से समझेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें अगर यहाँ तक तो हमने बता दिया, अब इसमें ब्लॉक को अगर हम डिवाइड करें कि कितने ब्लॉकों में आवर्त सारणियों को डिवाइड किया गया है, तो 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ब्लॉक है उसको हम लोग एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ब्लॉक है उसको हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक। बीच वाला जो भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक। और नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। तो आज के क्लास में इतनी सारे डायग्राम को हमने आपको बताया है। इन डायग्राम को क्या कीजिए, आप समझिए, सीखिए, अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। और उसके बाद अगला वीडियो हम फिर से जो है सो तैयार करेंगे, जिसमें इसमें एलिमेंट्स को सजाने की कामें करेंगे। जैसे कि इसी में आप लोग जानते हैं कि आप हाइड्रोजन जानते हैं, उसके बाद हीलियम जानते हैं, लिथियम जानते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस सारे तत्वों को हम इसमें सजाएंगे, जो कि अगले वीडियो में, अगले पाठ में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आज की क्लास में मोस्टली तक हमने डायग्राम को बना करके दिखाएं कि किस प्रकार से इन्होंने डायग्राम तैयार किए हैं, और आपको भी इसी प्रकार से डायग्राम को तैयार करना है, और फिर इसकी विशेषता को अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इस प्रकार की पढ़ाई को पढ़ सके, समझ सके। और उसके बाद चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने के बाद ही हमारा वीडियो अब तक जल्दी से पहुँच पाएगा। जब भी अपलोड करेंगे तो फटाक से आपके पास पहुँच जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।